Hello students, good morning. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. तो बच्चों आपको मैंने समर वैकेशन के पहले समुच्चय चैप्टर के बारे में आपको पढ़ा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को। आज मैं आपको बताता हूँ सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय अथवा समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय अथवा समष्टि समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों की अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, उस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ समुच्चय दे दिए। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया, उस सवाल में आपको 3 समुच्चय दिए और मैंने कहा इस सवाल का समष्टि समुच्चय बताइए। तो आपको ये याद रखना है कि समष्टि समुच्चय का मतलब होता है कि हमको कोई सवाल दिया होगा, उस सवाल में कुछ ना कुछ समुच्चय होंगे। तो बच्चों समष्टि समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो कि समस्या यानी सवाल में दिए गए प्रत्येक समुच्चय के अवयवों को धारण करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई सवाल दिया गया और उसमें बच्चों को समुच्चय ज्ञात है हमें, और हमने कहा कि इसका समष्टि समुच्चय बनाइए, तो समष्टि समुच्चय बनाने का मतलब हमको अपने मन से एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें वे सारे अवयव हो जो सवाल में दिए गए समुच्चय रखते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जो कि किसी दिए गए, किसी दी गई समस्या के अंतर्गत स्थित सभी समुच्चयों के अवयवों को धारण करता है। उसे बच्चों में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक अथवा समष्टीय समुच्चय कहलाता है। अब दी गई समस्या का मतलब क्या है? दी गई समस्या का मतलब यही है कि आपको सवाल दिया होगा, उस सवाल में बच्चों को कुछ सेट भी दिए होंगे और सवाल कहेगा कि इस सेट, इस दी गई समस्या का समष्टि समुच्चय बनाइए। तो समष्टि समुच्चय का मतलब हमको एक ऐसा समुच्चय बनाना है जो कि सवाल में मौजूद प्रत्येक समुच्चय के अवयवों को क्या करे? धारण करे। उसे हम बोलते हैं समष्टि समुच्चय। जैसे क्या बोलते हैं? समष्टि समुच्चय। और समष्टि समुच्चय को प्रायः का मतलब ज्यादातर, जाई जैसे बोलते हैं जाई यू अथवा एस से प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अब जब आप एग्जाम्पल सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? दी गई समस्या। तो आपको एक सवाल दिया गया, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको 2 सेट दिए। एक सेट है a बराबर 1 2 3 और दूसरा समुच्चय है b बराबर 2 4 6। मान लीजिए मैंने इस सवाल में 2 समुच्चय दिया और आपसे कहा कि बताइए इस समस्या का, ये सवाल है और इस सवाल में कितने समुच्चय हैं? 2 समुच्चय हैं। मैंने आपसे कहा इस समस्या का समष्टि समुच्चय बताइए, इस समस्या का समष्टि समुच्चय बताइए। तो समष्टि समुच्चय का मीन्स क्या है? हमको इस सवाल के अकॉर्डिंग समष्टि समुच्चय बनाना है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग समष्टि
समुच्चय का मतलब यू, जाई भी बोल सकते हैं, ऐस भी बोल सकते हैं। तो यू एक समष्टि समुच्चय कैसे बनेगा? डेफिनेशन के अनुसार ऐसा समुच्चय जो कि दी गई समस्या के अंतर्गत आने वाले सभी समुच्चयों के अवयवों को क्या करता हो, धारण। तो मुझे ऐसा समुच्चय बच्चों बनाना है जिसमें ए के भी अवयव आ जाए और बी के भी अवयव आ जाए। और सिंपल सी बात है, तो मैं यू को बना सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने यू एक सेट ऐसा बनाया, ये 1 2 3 4 5 6। देखिए इस यू सेट में ए के भी अवयव, ए के अवयव क्या है 1 2 3 और बी के अवयव क्या है 2 4 6। देखिए 2 4 6। अब आप कहेंगे कि ये 5 कहां से आ गया? 5 तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट से मतलब नहीं है। देखिए इस यू के अवयवों से ए भी बन रहा है और इस यू के अवयवों से बी भी बन रहा है ना? ये 5 एक्स्ट्रा है, उससे मतलब नहीं है। अच्छा यू ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए मैं 5 हटा दूं, 1 2 3 4 6 7, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो ये भी यू, ये यू की तो समष्टि समुच्चय है। देखिए इस यू से ए भी बन रहा है, देखिए यू में ए के भी अवयव है, यू में बी के भी अवयव है, यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा। आप यू ऐसा भी बना सकते हैं 1 2 3 4 6, आप भी गलत लिखिए। देखिए इसमें ए के भी अवयव शामिल है, बी के भी अवयव शामिल है। तो आप क्या सीख रहे हैं कि किसी भी समस्या के अंतर्गत बनने वाले समष्टि समुच्चय एक से अधिक हो सकते हैं। यानी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि समष्टि समुच्चय कभी भी अद्वितीय नहीं होता है। अद्वितीय का मतलब किसी भी सवाल के अंतर्गत एक से ज्यादा समष्टि समुच्चय हो सकते हैं। देखिए सवाल में कितने समष्टि समुच्चय होते हैं? 3, तीनों ही समष्टि समुच्चय। आप और भी बना सकते हैं समष्टि समुच्चय, है ना? अच्छा दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? दूसरी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है समष्टि समुच्चय की। ऐसा समुच्चय जो कि किसी दी गई समस्या के अंतर्गत आने वाले सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो। अधिसमुच्चय हो का मतलब सुपर सेट हो। तो देखिए ये यू ए का सुपर सेट है। देखिए ये यू ए का सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब यू ए का सुपर सेट है, इसका मतलब ए का निर्माण यू से हुआ है। ये टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय के समय। तो आपको क्या याद रखना है? दूसरी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या है? ये सबसे सरल डेफिनेशन है। ऐसा समुच्चय जो कि किसी दी गई समस्या के अंतर्गत आने वाले सभी समुच्चयों का क्या होता है? अधिसमुच्चय होता है। अधिसमुच्चय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समष्टि समुच्चय बोलते हैं। समष्टि समुच्चय कहलाता है। ये डेफिनेशन और भी सरल है कि ऐसा समुच्चय जो कि किसी दी गई समस्या के अंतर्गत आने वाले सभी समुच्चयों का क्या हो? अधिसमुच्चय हो, उसे हम बोलते हैं समष्टि समुच्चय। ध्यान से देखिए ये यू ए का क्या है? अधिसमुच्चय, क्योंकि ए का निर्माण किससे हुआ है? यू से हुआ है। ये यू किसका अधिसमुच्चय है? बी का। तो देखिए ये जो मैंने यू बनाया है ये ए का बी का अधिसमुच्चय है। यू इज दी सुपर सेट। सुपर सेट मीन्स ये निशान में कर करिए, सुपर सेट का सिंबल ये है। यू इज दी सुपर सेट ऑफ ए, यू इज दी सुपर सेट ऑफ बी। तो इस वजह से यू क्या है? यू है समष्टि समुच्चय। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन नंबर ले लिया a इक्वल 1 2 3, b इक्वल 4 5 6, c इक्वल 7 8 9। मान लीजिए अगली बार मैंने सवाल में 3 सेट ले लिए। ये एक समस्या ले ली जिसमें 3 सेट है a b और c, है ना?
तो 3 सेट ले लिए। अब मैंने कहा इस सवाल के अनुसार इसका समष्टि समुच्चय क्या होगा, तो समष्टि समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रायः अधिकतर केस में यू से, जाई से अथवा एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका यू कैसे बनेगा, मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के भी अवयव हो, बी के भी अवयव हो और सी के भी अवयव हो। तो वो सेट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये सेट मैंने बना लिया। देखिए इस यू में ए के भी अवयव है, इस यू में बी के भी अवयव है, इस यू में सी के भी अवयव है। तो ये यू क्या हो गया, इस समस्या का समष्टि समुच्चय हो गया। अच्छा अगर मैं यू ऐसा बना लूं, अगर मैं u बराबर n लिख दूं तो गलत हो जाएगा। u बराबर n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अगर मैं u को n ले लूं, n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो भी गलत नहीं है। देखिए क्योंकि n से ही ये a बन जाएगा। n में क्या होता है, 1 2 3 भी होता है, n में और क्या होता है, 4 5 6 भी होता है, n में और क्या होता है, 7 8 9 भी होता है। तो इसी प्रकार आप u और भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने 9 कर लिख लिया और 10 शामिल कर लिया, तो भले ही 10 एक्स्ट्रा, उससे मतलब नहीं है। मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जो कि समस्या में दिए गए सारे सेट का क्या हो, सुपर सेट हो। तो देखिए ये u सुपर सेट है a का, ये u सुपर सेट है b का, ये u है सुपर सेट है c का, ऐसे ये भी। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी समस्या में एक से ज्यादा सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं। यानी सार्वत्रिक समुच्चय कभी भी अद्वितीय नहीं होता है, यानी किसी भी सवाल के एक से ज्यादा सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं। बिल्कुल श्योर बात है। अब आते हैं अगले टॉपिक में। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो आपको उपसमुच्चय पता है, उपसमुच्चय के बारे में आपको बता चुका हूं। आपको मैं वास्तविक संख्याओं के बारे में बता चुका हूं। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चों, ऐसी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या तो अपरिमेय हो। मतलब कोई भी परिमेय संख्या हो या कोई भी अपरिमेय संख्या हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो कि परिमेय संख्याएं हो या अपरिमेय संख्याएं हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो बच्चों वास्तविक संख्याओं का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आपने संख्या रेखा पढ़ी हुई छोटी क्लासेस में। देखिए ये मैं संख्या रेखा बना रहा हूं। संख्या रेखा जब आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पर बीचों बीच क्या होता था, जीरो। जीरो के आगे क्या होती थी, धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना बड़ा गिनती कभी खत्म तो होती नहीं है, तो ये कहां तक जाएगा, प्लस के अनंत तक। ये पीछे चलेगा तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये पीछे पीछे चलते हुए माइनस के अनंत तक जाएगा। अब इस संख्या रेखा को मैं क्यों बता रहा हूं, आपने कार्तिकल भी पढ़ा होगा। ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये x अक्ष होती है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है y अक्ष होती है। और इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है। ये सब आप लोग जानते हैं, x डैश o x y o y डैश। कार्तिकल में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये जो संख्या रेखा होती है क्षैतिज होती है ना, तो अगर मैं इसको लेफ्ट कॉर्नर नाम दूं तो x डैश, राइट कॉर्नर x, और ये जो ओरिजिन है मतलब ये जो मूल बिंदु है ये क्या होता था, जीरो ही तो होता है। 0,0 निर्देशांक होते। तो बच्चों ये जो संख्या रेखा होती है ये जो क्षैतिज लाइन होती है यानी x अक्ष, बच्चों जो x अक्ष की लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वास्तविक
अक्ष क्या बोलते हैं? वास्तविक अक्ष। यानी x डैश ओ एक्स, x डैश ओ एक्स को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस यानी वास्तविक अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है y अक्ष, ये जो होती है इसे बोलते हैं काल्पनिक अक्ष। ये आप लोग सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो x डैश ओ एक्स है इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक अक्ष, है ना। आप ध्यान से देखिए जरा, इस संख्या रेखा को देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों इस संख्या रेखा में परिमेय संख्याएं भी है, इस संख्या रेखा में अपरिमेय संख्याएं भी। कैसे? जैसे मैं एक की बात करूं तो एक क्या है? पूर्णांक है, परिमेय भी है ना। तो मैं अगर एक की बात करूं तो भी वो संख्या रेखा में है। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 का मतलब आधा, ये भी तो संख्या रेखा में है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि संख्या रेखा में परिमेय संख्याएं होती हैं। बात करते हैं परिमेय की, जैसे √2 का मान कितना होता है? लगभग में 1.414, लेकिन होता परिमेय तो √2 कहाँ पे होगा? 1 और 2 के बीच में, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि संख्या रेखा में क्या है? वास्तविक संख्या, सॉरी, परिमेय संख्याएं भी शामिल है और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल है। यानी ये जो संख्या रेखा होती है तभी इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, क्योंकि इस संख्या रेखा में परिमेय संख्याएं भी है और अपरिमेय संख्याएं भी है। तो बच्चों बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। बच्चों वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को हम लोग बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं? अंतराल। अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल, इंटरवल। तो आपको ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, अंतराल। ये जो इंटरवल है इनकी जरूरत आपको बहुत पढ़ने वाली है इंटर में, इंटरमीडिएट में इंटरवल्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं बताता हूँ क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि जो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं उन्हें बोलते हैं अंतराल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरवल। बच्चों इंटरवल क्या होता है? इंटरवल होता है पूरी, देखिए ये पूरी नंबर लाइन है, ये पूरी संख्या रेखा है। अगर इस संख्या रेखा का हम कोई टुकड़ा काट लें, जैसे मान लीजिए मैंने 1 से 2 तक का टुकड़ा काट लिया, जैसे आपके पास 7 सेंटीमीटर की कोई रेखा है, इसको 2 सेंटीमीटर से मान लीजिए कट कर दिया, ये इतना कट कर दिया पार्ट, तो ये टुकड़ा हो गया ना, पूरी रेखा का ये छोटा सा टुकड़ा हो गया। तो बच्चों जो अंतराल होते हैं ना, अंतराल जो होते हैं वो वास्तविक अक्ष के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? अंतराल। जैसे पूरी संख्या रेखा है, अगर मैं संख्या रेखा में ये टुकड़ा काट लूं 1 से 2 तक का, तो देखिए ये 1 से 2 तक का मैंने टुकड़ा काट दिया, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये संख्या रेखा से एक अलग हुआ है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो टुकड़ा है वो इस संख्या रेखा का ही टुकड़ा है, तो इसे बोलेंगे हम अंतराल। दरअसल जो अंतराल होते हैं वो संख्या रेखा के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? अंतराल। अब बात आती है कि अंतराल हमेशा बनता कैसे? अंतराल बच्चों हमेशा दो वास्तविक संख्याओं के बीच में बनते हैं, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में क्या बनते हैं? अंतराल बनते हैं। इंटरवल हमेशा दो रियल नंबर के बीच में बनते हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। जैसे ये अंतराल बना है 1 से 2, तो देखिए एक वास्तविक संख्या 1 है और एक वास्तविक संख्या 2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अंतराल बनाते हैं, निश्चित अंतराल बनाते हैं, तो हमेशा कितनी वास्तविक संख्याएं लेते हैं? 2। और अंतराल की जो बच्चों दिशा होती है वो लेफ्ट टू राइट चलती है, लेफ्ट टू राइट, मतलब जो अंतराल की डायरेक्शन होती है वो बाएं से दाएं चलती है। तो इसका अंतराल कहां से बनेगा? 1 से 2 बनेगा कि 2 से 1 बनेगा? 1 से 2। बाएं से दाएं जाने पर संख्या रेखा में संख्याएं बढ़ती है, आपको पता होना चाहिए। तो जब कभी भी अंतराल बनता है बच्चों तो वो उसकी डायरेक्शन कहां होती है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में छोटी रियल नंबर होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बड़ी होती जाती है। जैसे मैंने ये टुकड़ा ले लिया -3 से -2, मान लो मैंने ये टुकड़ा काटा होता -3 से -2, तो अगर इसका अंतराल बनेगा तो कहां से कहां बनेगा? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो इसका जब भी अंतराल बनेगा वो ऐसे बनेगा -3, -2।
इस तरीके से बनेगा। आपको ये याद रखना है कि अंतराल की डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में हमेशा छोटी वास्तविक संख्या होती है और राइट में हमेशा बड़ी वास्तविक संख्या होती है। -3 -2 से क्या है, छोटा है, आप जानते हैं। अब आते हैं बच्चों अंतराल के प्रकार। अंतराल के प्रकार, अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, यानी अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइप्स ऑफ इंटरवल को बिल्कुल पता ही होने चाहिए। तो बात आती है टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, अंतरालों के प्रकार। अंतरालों के प्रकार बच्चों, अंतराल सामान्य तौर पे 4 प्रकार के होते हैं। पहला अंतराल होता है बंद अंतराल। बंद अंतराल, अगर इसकी शुद्ध हिंदी देखेंगे तो इसको हम बच्चों बोलते हैं समवृत अंतराल। समवृत अंतराल ये हिंदी कठिन है तो इसको आप बंद अंतराल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश ज्यादा सिंपल है, इसको आप क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। इनके इंग्लिश नाम बहुत ही सरल है, हिंदी नाम थोड़े कठिन है। समवृत थोड़ा कठिन है पढ़ने में, बंद अंतराल काफी सरल है, इंग्लिश तो इजी, क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा, बंद के बाद खुला अंतराल। खुला अंतराल अथवा इसको हम बोलते हैं विवृत अंतराल। अब इसकी भी हिंदी कठिन है, विवृत अंतराल। ओपन इंटरवल, इंग्लिश और भी सिंपल है, ओपन इंटरवल। तीसरा, बंद खुला अंतराल। बंद गैस लगा के खुला अंतराल, मतलब बाईं तरफ से बंद होगा, दाईं तरफ से खुला होगा। इसमें क्या है, बंद अंतराल का मतलब बाईं तरफ से भी बंद होगा, दाईं तरफ से भी बंद होगा। खुला अंतराल का मतलब बाईं तरफ से भी खुला होगा, दाईं तरफ से भी खुला होगा। बंद खुला का मतलब ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, तो बंद होगा बाईं तरफ से, खुला होगा दाईं तरफ से। अथवा बंद को हमने क्या नाम दिया था, समवृत। समवृत, और खुले को क्या नाम दिया था, विवृत। समवृत, विवृत अंतराल। इसकी इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, इसको बोलते हैं बंद खुला अंतराल, यानी क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और इंग्लिश की इसकी दो होती है। अब इसको क्या देखेंगे, देखिए बंद खुला है मतलब आधी तरफ से बंद, आधी तरफ से खुला। तो आपको कौन सी डायरेक्शन याद रखनी, लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट क्या है, बंद। बंद की इंग्लिश क्या होती है, क्लोज्ड, और आधा सेमी क्लोज्ड। तो इसे बोलेंगे क्या, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये नाम ज्यादा चलता है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और चौथा आप समझ गए होंगे कि अब क्या बनने वाला है। अब खुला आगे, बंद पीछे, तो खुला बंद अंतराल। अथवा अब क्या, खुले को क्या बोलते हैं, विवृत। समवृत अंतराल। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, खुला बंद अंतराल का मतलब ओपन क्लोज इंटरवल। और दूसरी इंग्लिश क्या होगी, सेमी से शुरू होगी, सेमी से, सेमी ओपन इंटरवल। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि ये चारों अंतराल होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कौन सा अंतराल, बंद अंतराल बता रहा हूं। बंद अंतराल क्या होते हैं, बंद अंतराल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अंतराल होते हैं बच्चों को नंबर लाइन पे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। और अंतराल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो वास्तविक संख्याएं चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे, माना
इसकी डेफिनेशन क्या है? माना a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा a लेस देन b। आपको ये पता होनी चाहिए कि अंतराल बनाने के लिए दो संख्याएं होनी चाहिए, दोनों वास्तविक होनी चाहिए, लेकिन दोनों में ये भी पता होना चाहिए कौन किससे छोटा है। तो मैंने मान के चला कि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं और a छोटा है b से, तो a छोटा है b से, तो मैंने आपको क्या बताया था? अंतराल के लेफ्ट साइड में कौन सी नंबर होती है? छोटी, और राइट साइड में बड़ी। यानी लेफ्ट में a रहेगा और राइट में क्या रहेगा? b रहेगा, बीच में क्या रहेगा? कॉमा। तो और वर्ण अंतराल का बच्चों चिन्ह क्या होता है? वर्ण अंतराल का चिन्ह होता है बड़ा ब्रैकेट, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे? a कॉमा b। तो a कॉमा b को वर्ण अंतराल कहते हैं। कौन सा अंतराल कहते हैं? वर्ण अंतराल, यानी समृद्ध इंटरवल कहते हैं, समृद्ध अंतराल कहते हैं, यानी क्लोज इंटरवल कहते हैं। तथा अब वर्ण अंतराल का मतलब क्या है? अब समझिए, क्लोज इंटरवल लिखा है a कामा b, इसका मतलब है तथा a कामा b का अर्थ, a कामा b का अर्थ क्या होता है? इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? बच्चों दोनों तरफ से बंद है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। अगर क्लोज इंटरवल लिखा है a कामा b, तो आपको बोलना है a से b तक की सारी रियल नंबर्स। कहने का मतलब अगर क्लोज इंटरवल a कामा b है तो आपको ये सोचना है a से b तक, मतलब a भी लेना है, b भी लेना है, और a और b के बीच की सारी रियल नंबर्स भी लेनी है। उसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल a कामा b। तो इसका अर्थ क्या है? क्लोज इंटरवल a कामा b का a से b तक की सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब अगर क्लोज इंटरवल a कामा b है तो क्लोज इंटरवल a कामा b का मतलब सेट होगा। उस सेट में क्या क्या आएगा? a भी आएगा, a से बड़ी संख्याएं भी आएंगी, b भी आएगा, b से छोटी संख्याएं भी आएंगी। उसी को मैं बोल रहा हूँ a से b तक की सारी रियल नंबर। जैसे मैं कह दूं कि क्लोज इंटरवल है 6 गामा 8, क्लोज इंटरवल है 6 गामा 8। इसका मतलब क्या है? मुझे 6 भी लेना है, 8 भी लेना है, और 6 तथा 8 के बीच की सारी रियल नंबर लेनी है। इसका मतलब 6 से 8 तक की सारी रियल नंबर लेनी है, चाहे वो रेशनल हो यानी परिमेय हो, चाहे वो इरेशनल हो यानी अपरिमेय हो। समुच्चय होता है। ये वर्ण अंतराल हो गया। अब जानते हैं क्या? खुला अंतराल। खुला अंतराल अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। खुला अंतराल, विवृत अंतराल लिख रहा हूं। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। तो दूसरा क्या अंतराल है? खुला अंतराल। आप डेफिनेशन में पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। खुले अंतराल में भी दो रियल नंबर लेंगे, a और b, जिसमें a छोटा है किससे? b से। तो जब a छोटा है b से तो लेफ्ट में रहेगा a और राइट में रहेगा b। तो ये बना a कॉमा b। आप ओपन इंटरवल का सिंबल क्या होता है? छोटा ब्रैकेट। दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये बन गया ओपन इंटरवल a कॉमा b। आप यहाँ पे कंफ्यूजन में ना रहिए, इसे कुछ कॉमा कोड नहीं पढ़ेंगे, ये निर्देशांक नहीं है, ये इंटरवल है। इसे पढ़ेंगे खुला अंतराल a कॉमा b। इसका एक और सिंबल होता है। ओपन इंटरवल का सिंबल ये होता है या ये होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? या तो ये सिंबल लगा के लिख दे, या तो ये सिंबल लगा के लिख दे। बात से तो बच्चों बताइए कि अगर a b से छोटा है तो ओपन इंटरवल क्या बनेगा? या तो a कॉमा b के रूप का बनेगा या इस रूप का बनेगा, ऐसे, है ना? अब इसमें क्या होता है? खुला और बंद में अंतर क्या है? खुले अंतराल में बच्चों ध्यान से देखिए, a और b दोनों में खुला है। a की तरफ भी खुला अंतराल है, b की तरफ भी खुला अंतराल है।
यानी इसमें मुझे ए और बी को शामिल नहीं करना है। और क्लोज इंटरवल में क्या था, अगर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है तो ए भी शामिल करना है, बी भी शामिल करना है, क्योंकि ए की तरफ भी बंद है, बी की तरफ से भी बंद है, तो इसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, ए तथा बी के बीच की सारी वास्तविक संख्याएं भी शामिल है। और इसमें अंतर क्या है, ना ए शामिल है ना बी शामिल है, सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल है, ए तथा बी के बीच की सारी रियल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कामा बी या इसका अर्थ क्या है, अब ए से बी तक नहीं बोलेंगे, तक शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ए भी शामिल नहीं किया, बी भी शामिल नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, ए से बी के बीच की, अब बीच शब्द का प्रयोग हो रहा है, बीच का मतलब ओपन इंटरवल, अगर ए से बी तक बोले तो क्लोज इंटरवल, तक का मतलब ए और बी दोनों शामिल है, अगर बीच में बोले ए से बी के बीच की सारी रियल नंबर्स, ओपन इंटरवल के बीच की सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता। तो आई थिंक आप खुला अंतराल समझ गए होंगे, जैसे कहते खुला अंतराल 6,8 है, तो ना आप 6 ले सकते हैं ना आप 8 ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, 6 और 8 के बीच की सारी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब 6 से 8 के बीच में चाहे जितनी भी रेशनल नंबर ले लो, चाहे जितनी भी रेशनल नंबर ले लो, वो ओपन इंटरवल क्या होगा, 6,8। अगर क्लोज इंटरवल हो तो 6 भी लेना है, 8 भी लेना है, और 6 और 8 के बीच की सारी रियल नंबर्स भी लेनी है। अब आते हैं बच्चों सेमी क्लोज इंटरवल में, सेमी क्लोज इंटरवल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धबंद अंतराल। सेमी का मतलब अर्ध और क्लोज का मतलब बंद अंतराल। अर्ध का मतलब अगर अर्ध लग जाए अंतराल में, समझ जाइए कहीं किसी एक तरफ से खुला होगा, किसी एक तरफ से बंद होगा। तो देखिए अर्धबंद अंतराल है, इसमें भी दो रियल नंबर्स लेंगे ए और बी, इस तरीके की कि ए छोटा है किससे, बी से, तो इंटरवल कैसे बनेगा, ए कामा बी बनेगा। अब देखिए लिखा है अर्धबंद, और अंतराल की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, तो बंद अंतराल कहां लगाएंगे, लेफ्ट में, तो फिर खुला अंतराल कहां लगेगा, राइट में। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ए की तरफ से बंद है तो ए को शामिल करना है, लेकिन बी की तरफ से खुला है, बी को शामिल नहीं करना है, बस यही अर्थ है इसका। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है अर्धबंद अंतराल का, ये सिंबल है बंद अंतराल का, ये सिंबल है खुला अंतराल का, ये सिंबल है अर्धबंद अंतराल का, मतलब आगे से बंद पीछे से खुला, और अर्ध खुला अंतराल आगे से खुला पीछे से बंद। तो अभी मैं तीसरा आपको बता रहा हूं, तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, अगर ये लिखा है क्लोज इंटरवल ए कॉमा ओपन इंटरवल बी, मतलब ए की तरफ से बंद बी की तरफ से खुला, इसको बोलेंगे अर्धबंद अंतराल। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, अब देखिए मुझे ए शामिल करना है, ए शामिल करना है ए से बड़ा, मतलब इसमें ए शामिल है, ए तथा ए से बड़ी, ए भी लेनी है ए से बड़ी भी लेनी है, किंतु बी से छोटी, क्योंकि बी को नहीं शामिल करना है, तो इसका अर्थ है ए भी लेना है ए से बड़ा भी लेना है, लेकिन बी नहीं लेना है। तो इसका अर्थ क्या है, ए तथा ए से बड़ी किंतु बी से छोटी सारी रियल नंबर्स का सेट, ये क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल होता है। अब बात आती है बच्चों सेमी ओपन इंटरवल की, सबसे लास्ट अंतराल है सेमी ओपन इंटरवल। अगर आपने सेमी क्लोज इंटरवल पढ़ा है, सेमी ओपन इंटरवल आपको मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझना। फिर से ले लेते हैं
a और b दो वास्तविक संख्या है जिसमें a छोटा है किससे, b से। तो आपकी बात बताइए मुझे अर्ध खुला अंतराल चाहिए, इसकी विधि क्या है, अर्ध खुला अंतराल। तो फिर से बताइए इंटरवल कैसे बनेगा, लेफ्ट टू राइट, a छोटा b बड़ा, लेकिन अर्ध खुला है तो आगे से खुला पीछे से बड़ा, तो इसे बोलेंगे अर्ध खुला अंतराल। और इसका अर्थ क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपकी बात ए नहीं चाहिए, ए से आगे और बी तक, बी को शामिल करना है। इसका अर्थ है ए से बड़ी एवं बी तथा बी से छोटी, ए से बड़ी किंतु बी तथा बी से छोटी सारी रियल नंबर्स का सेट, जिसको बोलते हैं क्या, सेमी ओपन इंटरवल। तो आपने चार तरीके के इंटरवल सीखे कि अगर कोई वास्तविक दो वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी जिसमें ए छोटा है बी से, तो इनसे ओपन इंटरवल कैसे बनेगा, ए कॉमा बी, ऐसा। क्लोज इंटरवल कैसे बनेगा, इस तरीके से। सेमी क्लोज्ड कैसे बनेगा, आगे से बंद पीछे से खुला, और सेमी ओपन कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये कौन सा इंटरवल है, ओपन, ये क्लोज, ये सेमी क्लोज, ये सेमी ओपन। और ये बच्चों ये जो चारों प्रकार के अंतराल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं परिमित अंतराल, परिमित अंतराल। यानी ये जो टाइप्स ऑफ इंटरवल मैंने आज आपको बताया इनको हम फाइनाइट इंटरवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट इंटरवल्स बोलते हैं। और इन क्योंकि ये अंतराल परिमित होते हैं अतः इनकी लंबाई क्या होती है, इन सभी अंतरालों की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बड़ी रियल नंबर में छोटी रियल नंबर को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये चारों अंतराल की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, b माइनस a होगी। आइए सीखते हैं कि इन चारों अंतरालों को समुच्चय रूप में कैसे लिखते हैं। समुच्चय रूप में भी लिखना सीख लीजिए। जैसे मुझे ओपन इंटरवल को समुच्चय रूप में लिखना है, a का b का समुच्चय रूप, ओपन इंटरवल। समुच्चय का मतलब समुच्चय का निशान लगा लिया, और किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि कैसे करती है, x such that x belongs to, और बताइए इंटरवल में सारी संख्याएं कैसी होती है, वास्तविक, तो x belongs to r। अब लगाएंगे कॉमा, इसका अर्थ मैंने क्या बताया, a से b के बीच, ना मुझे a चाहिए ना मुझे b चाहिए क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन a लेस देन b। सो सिंपल, ये ओपन इंटरवल का कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। क्लोज इंटरवल का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, ये वेरी कॉमन है, x such that x belongs to r, कॉमा। अब बताइए इसमें a भी शामिल है b भी शामिल है, तो ये लाइन आपको नहीं देनी, ये नहीं बदलना है। अब a और b दोनों शामिल है तो बच्चों यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। इसको बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप किसका, क्लोज्ड इंटरवल का। सेमी क्लोज्ड की बात करें ऐसे, तो क्या लिखेंगे, x such that x belongs to r, और वही लाइन फिर से लिखेंगे x ग्रेटर देन a लेस देन b। अब आपको सोचना है कहां इक्वल लगेगा कहां नहीं लगेगा, a शामिल है तो a में लगेगा, a की तरफ वाले चिन्ह में इक्वल आएगा, b की तरफ वाले में नहीं आएगा। क्लोज इंटरवल क्या, सेमी ओपन इंटरवल। अब इसका निर्माण रूप आप जान जाएंगे क्या बनेगा, x such that x belongs to r, x greater than a less than b। ये लाइन तो बिल्कुल कॉमन है। अब देखिए इक्वल कहां लगेगा, a तो शामिल है तो a में नहीं लगेगा, b शामिल है b में इक्वल वाला लगेगा, ये हो गया। अब इनको हम संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इन चारों अंतरालों का ज्यामितीय रूप। सबसे पहले ज्यामितीय रूप देखते हैं किसका, a कॉमा b का। तो ज्यामितीय रूप बहुत सरल है, आपको नंबर लाइन बनानी है तुरंत। ये x डैश, ये x, और ये बीचों बीच जीरो होता है, जीरो बनाने की जरूरत नहीं। आपको इंटरवल कौन सा दिया, a कॉमा b।
अब बताइए इंटरवल में लेफ्ट टू राइट कैसी होती है, इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट होती, तो नंबर लाइन के लेफ्ट में ए लिखते हैं, राइट में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अब देखिए ना इसमें ए शामिल है ना बी शामिल है, तो अगर शामिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए की तरफ से तोड़ देंगे नंबर लाइन को और यहाँ पे खुला वृत्त लगाएंगे, खुला वृत्त। ये नंबर लाइन का हिस्सा साफ कर देंगे और यहाँ पर खुला सर्कल, ये जो खुला सर्कल है ओपन इंटरवल को शो करता है, और जो बंद इसी सर्कल को अगर मैं डार्क करूं डार्क तो क्लोज इंटरवल को शो करेगा। तो आपको क्या करना है, ना ए शामिल है ना बी शामिल है, दोनों में यही काम करना है। यहाँ की नंबर लाइन साफ करके ऐसा सर्कल दिख, ये अंदर से दिखना चाहिए, इसको रखना नहीं, इसका मतलब है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ये बनेगा ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, इसका मतलब ए से बी के बीच आते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी जानती है हमें क्या होगा, मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है, इसको दर्शाना है तो रंग संख्या रेखा खींची मैंने। अब ए और बी, ए छोटा है बी से तो ए आगे, ए पीछे बी आगे। अब बताइए ए में भी क्लोज है बी में भी क्लोज है, तो अब मुझे साफ करने की जरूरत नहीं है, ए को डार्क सर्कल बी को भी डार्क सर्कल, और ये बीच का ये पूरा पोर्शन अपनी बार बनाएगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अच्छा अगर मैं सेमी क्लोज ले तो अब इसका मतलब क्या है, फिर से बने ए बी, ए की तरफ कैसा बंद, ए की तरफ डार्क और बी की तरफ से खुला, तो बी की तरफ से ये नंबर लाइन साफ करके आपको एक सर्कल लगाना होगा खुला वाला। ये दो पोर्शन है पूरा, यहां से लेते हैं यहां तक का, ये बनेगा सेमी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेमी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ये ए ये बी। अब इसमें क्या है, ये ए शामिल नहीं करना, ए में देखिए ओपन इंटरवल है तो ए की तरफ से नंबर लाइन साफ की थोड़ी सी और ये सर्कल लगा दिया, बी की तरफ से साफ करने की जरूरत नहीं, बस डार्क सिंबल लगाएंगे ब्लैक पेन से, अगर नंबर लाइन ब्लू पेन से बना रहे हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा होगा सेमी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया एक सवाल मैंने दिया, मैंने कहा आपसे -3,7 ओपन इंटरवल, -3,7 क्लोज इंटरवल, -3,7 सेमी क्लोज इंटरवल और -3,7 सेमी ओपन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि तथा ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित कीजिए, ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करें। तो देखिए सबसे पहले हमें किसको प्रदर्शित करना है, -3,7। जल्दी से चेक करिए ये इंटरवल है, इंटरवल की पहचान कैसे होगी, बाईं तरफ वाली संख्या छोटी दाईं तरफ वाली बड़ी, तो देखिए -3 7 से छोटा है, बिल्कुल सही है। इसको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R। अब क्या लिखेंगे, x ग्रेटर, ये सिंबल बिल्कुल लगा लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए -3, यहाँ पे 7। आप सोचिए इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। देखिए ना -3 लेना ना -7 लेना, ना यहाँ इक्वल ना यहाँ इक्वल, ओके। क्लोज इंटरवल का सेम बनेगा, x such that x belongs to R। अब की बार दोनों ही लेते हैं तो सेम चीज लिखेंगे, बस इक्वल का साइन ले लेंगे, बहुत ही सिंपल है ये पहचानना। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल,
x such that x belongs to R, x is greater than equal to -3 less than 7. सिंपल सी बात है, साथ नहीं लेना, ओपन सेमी ओपन इंटरवल x such that x belongs to R, ये समुच्चय निर्माण रूप है, और x greater than -7 less than 7. अब -3 की तरफ से खुला है, -3 की तरफ वाले साइन में इक्वल नहीं लगेगा, साथ में बंद है तो साथ की तरफ इक्वल लगेगा, तो ये होगा समुच्चय निर्माण रूप। अब इसका ज्यामितीय रूप देखिए, संख्या रेखा खींची ना, संख्या रेखा में -3 पीछे होगा, 7 आगे होगा, तो ये -3 7 0 0 दर्शाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाता है लेफ्ट और राइट बस उतने को दर्शाना है। अब देखिए -3 की तरफ भी खुला है, तो -3 की तरफ खुला निकाला है, तो इसकी थोड़ी लंबा लाइन साफ करके ये खुला सर्कल लगा दिया। 7 की तरफ भी है, ये इधर भी खुला सर्कल लगेगा, ये जो पोर्शन है ये क्या बना रहा है, -3,7 ओपन इंटरवल बना। क्लोज में क्या होगा, ये -3 है, ये 7। अब की बार -3 लेना है, 7 भी लेना है, तो -3 में भी डाल, 7 में भी डाल, तो ये बीच का पोर्शन तो ये जिसको बोलेंगे -3,7 क्लोज इंटरवल। अब क्या है, सेमी क्लोज, तो x डैश, ये -3 ये 7, तो देखिए 3 की तरफ से बंद है, -3 की तरफ से बंद है, तो -3 में कैसा डाल, और 7 की तरफ से ओपन है, थोड़ी लंबा लाइन साफ करके ओपन इंटरवल। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसका देखिए, इसका नंबर लाइन बनाई, इसमें क्या है, -3 को शामिल नहीं करना है, तो -3 की तरफ से नंबर लाइन साफ करके ओपन सर्कल लगा दिया, और 7 की तरफ क्लोज ऐसे डाल, तो ये हो गया सेमी ओपन इंटरवल -3,7। आई थिंक आप समझते होंगे। अब जल्दी से लास्ट टॉपिक और आज का बता देता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए कि x कोई वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू R, माना कोई x वास्तविक संख्या है, मतलब x की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकती है। मान लीजिए जो x है, x वास्तविक संख्याओं का क्या है, x कोई वास्तविक संख्या है। अगर मुझसे कह दिया जाए x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू a, तो बच्चों ये चारों सिंबल होते हैं। अगर x कोई रियल नंबर है और a कोई दूसरी रियल नंबर है, तो अगर x ग्रेटर देन a लिखा हो, x लेस देन a लिखा हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा हो, x लेस देन इक्वल टू a लिखा हो, तो ये सारे जो सिंबल होते हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं, अपरिमित अंतराल यानी इनफाइनाइट इंटरवल्स। और जो अभी हमने पढ़ा है वो फाइनाइट इंटरवल्स होते हैं, और ये कैसे इंटरवल है, इनफाइनाइट इंटरवल्स। अगर कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि x ग्रेटर देन 3, तो आप जान लेंगे ये फाइनाइट इंटरवल है, x लेस देन 3 इनफाइनाइट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इनफाइनाइट, x लेस देन इक्वल टू 3 इनफाइनाइट। तो चलिए इसी से आपको समझा देते हैं फाइनाइट इंटरवल कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक ही जगह 3 ले लिया, तो x ग्रेटर देन 3 है, तो संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा में 3 देख लीजिए, 3 कहीं यहीं पे होगा, सिर्फ 3 देखना है। इसका मतलब क्या है, x का मान 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 3 तो नहीं है, 3 से बड़ा है का मतलब 3 से आगे चलना है, लेकिन 3 से कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता है। हम कहते हैं कि मुझे 10,000 रुपए से ज्यादा चाहिए, कितने ज्यादा चाहिए ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो x ग्रेटर देन 3 का मतलब मुझे 3 से ज्यादा लेना है, 3 तो नहीं लेना, तो 3 नहीं लेना, इसका मतलब 3 की तरफ ऐसा खुला सर्कल। तो आप ये भी सीख लीजिए कि ग्रेटर देन का सिंबल हो, लेस देन का सिंबल हो, वो किसको प्रदर्शित करता है, ओपन इंटरवल, और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, लेस देन इक्वल टू का सिंबल किसको प्रदर्शित करता है, क्लोज इंटरवल।
तो देखिए यहाँ 3 की तरफ मैंने खुला सर्कल लगाया, 3 से आगे जाना है, सवाल कह रहा है 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा कहाँ तक, प्लस के अंदर। तो इसका अंतराल क्या बना, देखिए लेफ्ट टू राइट 3 कामा और कहाँ तक, अनंत तक। 3 शामिल नहीं है तो 3 की तरफ ओपन इंटरवल और अनंत। अनंत का मतलब हमें पता ही नहीं है कितना बड़ा, प्लस का अनंत का मतलब हमें पता ही नहीं कितना बड़ा, और माइनस के अनंत का मतलब हमें पता नहीं कितना छोटा। तो आपको ध्यान रखना है चाहे प्लस अनंत हो चाहे माइनस अनंत हो, इन दोनों में हमेशा ओपन इंटरवल लगे। तो देखिए अब इसको इनफाइनाइट इंटरवल क्यों बोला, इसको हमने बच्चों अंतराल के रूप में बनाया तो पाया कि इसमें अनंत आ रहा है ना, इसको इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। अगर मैं कह दूं x लेस देन 3 है, आप देखिए इसका कैसा बनेगा, तो ये 3 है, अब 3 से पीछे चलना है, x का मान 3 से छोटा है, 3 तो नहीं चाहिए, 3 से छोटा चाहिए, तो 3 की तरफ खुला सर्कल और छोटा कहां है, माइनस इंफिनिटी। 3 से कितना छोटा ये नहीं बोला, तो आप बताइए ये टुकड़ा बना, और इस टुकड़े में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लेफ्ट में माइनस अनंत आएगा और राइट में क्या है 3, अनंत की तरफ हमेशा ओपन और यहाँ पे 3 शामिल नहीं है तो इधर भी ओपन। देखिए इसमें भी इनफाइनाइट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तभी तो बोलते हैं अपरिमित अंतराल, क्योंकि इन सब अंतरालों में क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। अच्छा चलिए देखते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका भी हम ग्राफ ज्योमेट्रिकली इसको बनाते हैं, 3 है, इसका अर्थ क्या है, x का मान 3 से बड़ा है या x का मान 3 के बराबर है, बड़ा और बराबर। बराबर का मतलब क्या हो गया, 3 से ही शुरू करेंगे, अब की बार 3 को लेना है, लेना है का मतलब 3 में डाल सकते, 3 या 3 से बड़ा, तो 3 ले लिया और 3 से बड़ा कहां तक, प्लस अनंत तक। तो ये बताइए नंबर लाइन कहां से कहां चल रही है, 3 से अनंत तक। 3 को शामिल किया है, 3 में क्लोज और अनंत में हमेशा ओपन। देखिए ऐसे नहीं रखता है, इसको भी हम बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। और लास्ट x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x का मान 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, तो ये 3 है, तो 3 के बराबर है तो 3 तो लेना ही, और छोटा है कितना छोटा है ये नहीं पता है, कहां तक, माइनस अनंत तक। तो बताइए इस नंबर लाइन की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट कॉमा राइट में 3, अनंत की तरफ कैसा ओपन, 3 शामिल किया है तो क्लोज। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कभी भी ऐसा आ जाए x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू a, ये सब कैसे इंटरवल बनाता है, इनफाइनाइट इंटरवल। और बच्चों इनफाइनाइट इंटरवल की लंबाई निकालना संभव नहीं, फाइनाइट इंटरवल की लंबाई निकालना संभव। फाइनाइट इंटरवल का मतलब जिस इंटरवल के लेफ्ट और राइट दोनों में इनफाइनाइट ना है उन्हें बोलेंगे क्या, फाइनाइट इंटरवल। ना लेफ्ट वाली रियल नंबर इनफाइनाइट होनी चाहिए ना राइट वाली। अच्छा अब जो बात आती है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं में बच्चों इनफाइनाइट इंटरवल होते हैं, जो r होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट इंटरवल। r का मतलब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं का मतलब संख्या रेखा। देखिए ये संख्या रेखा कहां तक है, आगे से प्लस अनंत तक, पीछे से माइनस अनंत तक। तो संख्या रेखा वास्तविक संख्याओं की परिभाषा ऐसी संख्याएं जो परिमित हो, सॉरी जो परिमेय संख्याएं हो या अपरिमेय संख्याएं हो, ये क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और बच्चों जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वो भी कैसा अंतराल होता है, अपरिमित अंतराल होता है, इसको बोलते हैं क्या है, r इक्वल ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी। अगर इसको सेट इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, मतलब माइनस अनंत से बड़ी और प्लस अनंत से छोटी। तो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है बच्चों वो भी क्या होता है, खुला अंतराल होता है। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है कि आप वो चीजें समझ चुके होंगे। आप इस वीडियो को देखते रहे और अपना जो भी लिखना है वो आप कॉपी में नोट डाउन करते रहे। अब मैं इस चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।
स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैं पदावली शीर्षक की व्याख्या आज आपको पढ़ूंगी। पदावली शीर्षक जो है वो कबीरदास द्वारा रचित है। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत काव्यखंड में संकलित पदावली शीर्षक को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, पदावली का जो पहला छंद है वो है, बहुत दिनन है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बच्चों, अपने पूर्व के वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कबीरदास जी ने स्वयं को यानी आत्मा को जो है दुल्हन के रूप में और परमात्मा को जो है प्रिय या पति के रूप में वर्णित किया है। तो यहाँ पर भी जो है कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता एवं परमात्मा की प्राप्ति के बाद प्राप्त आनंद का क्या किया है, वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन है मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर सकी। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मैं जीवात्मा बहुत दिनों तक साधना करने के उपरांत अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर सकी। भाग बड़े घर बैठे, मैं बड़े भाग्यशाली जो मैंने घर बैठे भक्ति के मार्ग को अपनाकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मंगलाचार माहि मन राख, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर मैंने अपने प्रीतम के आगमन पर पुलकित होकर मन ही मन मंगल गीतों को गाना प्रारंभ कर दिया, या मन ही मन मैं मंगल गीतों को गाने लगी। राम रसायन रसना छा, और मैंने ईश्वर की प्राप्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले आनंद को, रसना माने होता है बच्चों जीवा, मैंने ईश्वर की प्राप्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले आनंद को अपनी जीवा से चख लिया। मंदिर मया मानी भया उजिया, मुझे जब अपने प्रीतम की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो नष्ट हो गया और मेरा मन ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो गया, ज्ञान के प्रकाश से भर गया। ले सूती अपना पीव पिया, और इस प्रकार मैं जीवात्मा अपने परमात्मा को साथ लेकर मिलन की अवस्था में चली गई। मैं रनिरास जी विधि पाए, कबीरदास कहते हैं कि मैं जीवात्मा रूपी रानियों में श्रेष्ठ हूँ, जिसने परमात्मा रूपी रत्नों के खजाने को प्राप्त कर लिया है। हाँ, ये कहाँ, यह तुम ही बड़ा है। कबीरदास कहते हैं कि आज मेरे जीवन में जो सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो उस परमात्मा का ही जो है बड़प्पन है, जिसने मुझे अपने दर्शन देकर मोक्ष का मार्ग मुझे दिखा दिया है। कहीं कबीर मैं कछु नहीं कीना, कबीरदास कहते हैं कि मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया है। सखी सुहाग राम होनी, हे सखी, हे जीवात्मा, यह सौभाग्य, ये परमात्मा की प्राप्ति का जो सौभाग्य है, यह मुझे स्वयं परमात्मा की उदारता के कारण ही प्राप्त हुआ है। बच्चों, ये जो पद संख्या मैं 1 पढ़ा रही हूँ, इसमें जो भाषा आप पढ़ रहे हैं बच्चों, वो भाषा कौन सी है? सदुपरी भाषा। रस
रस बच्चों यहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस और शांत रस। और कौन सा रस है बच्चों? शांत रस। फिर इसी बात बच्चों छंद आता है। छंद जो है वो गेय पद है। कौन सा पद है बच्चों? गेय पद। ये पद जो है क्या किए जा सकते हैं? गाए जा सकते हैं। तो कौन सा छंद होगा यहाँ पर? गेय पद। इसके बाद बच्चों आते हैं अलंकार। तो प्रस्तुत पद में अलंकार में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। इसके बाद बच्चों आती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति और शब्द शक्ति यहाँ पर है लक्षण। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः इसकी व्याख्या पढ़ा दूँ तो अच्छा रहेगा। तो आप सभी बड़े ध्यान से जो है पदावली के प्रथम पद की व्याख्या बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका क्या किया है? वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनन है मैं प्रीतम पाए। बहुत दिन आराधना करने के उपरांत, साधना करने के उपरांत मैंने परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर लिया। भाग बड़े घर बैठेगा। मैं बड़े भाग्यशाली हूँ कि घर बैठे ही साधना करने के कारण मैंने बैठे बैठे ही घर बैठे ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मंगलाचार मान ही मन रहा। तो बच्चों मंगलाचार मान ही मन, यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मंगलाचार मान ही मन रहा। मैंने परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर मन ही मन मंगल के गीतों को गाना प्रारंभ कर दिया। राम रसायन रसना चासु। यहाँ पर भी बच्चों रावण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो आनंद मिला उसको मैंने रसना माने होता है जीभा से चख लिया है। मंदिर माँ ही भया उजियारा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार था वो समाप्त हो गया और चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ले सूती अपना पीर पिया। मैं अपने प्रीतम पति को लेकर, परमात्मा रूपी प्रीतम को लेकर मिलन की अवस्था का सुख भोगने के लिए चिर निद्रा में सो जाऊंगी। मैं रनिरास जीव नहीं पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी जीवात्मा जिसने परमात्मा रूपी रत्नों के खजाने को प्राप्त कर लिया है। हमें कहाँ यह तुम ही बड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जो मुझे आज इस ईश्वर की प्राप्ति हुई है इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। यह तो परमात्मा की उदारता है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने पत्नी के रूप में मुझे क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। कहे कबीर मैं कछुना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्माओं, मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं किया, केवल सच्चे मन से उनकी क्या की है? भक्ति की है। सखी सुहाग राम मोहि हे सखी, ये जो सौभाग्य का समय मेरे जीवन में आया है ये तो परमात्मा की उदारता के कारण ही मुझे प्राप्त हुआ है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम आते हैं पदावली के पद संख्या 2 पर और उसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या को अब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर जो आपसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर व्याख्या में ही क्या रहता है? छिपा रहता है। चलिए देखिए बच्चों। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबह उड़ानी, माँ
भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतों बांधी, मिर्चे चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन कीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। बच्चों, प्रस्तुत पद में संसार की नश्वरता का, जीवात्मा की अज्ञानता का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है कि संसार क्या है, मोह है, माया है, असत्य है। जो सत्य है वो हमें दिखता नहीं और जो असत्य है उसे हम क्या समझ लेते हैं, सत्य समझ लेते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो संसार की जो वास्तविकता है वो हमारे समक्ष आ जाती है और मोह, तृष्णा, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे मन से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, ये संतों सज्जन व्यक्तियों या ये संतों किसकी आंधी आई, ज्ञान की आंधी आई। ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टाटे सबे उड़ाए। जिस तरह बच्चों जो है झोपड़े को बनाने के लिए टटियां लगाई जाती हैं, टटियां क्या होती हैं, बांस की खपच्चियों से तैयार की जाती हैं। तो भ्रम की जो पर्दे लगे हुए थे, जो टटियां लगी हुई थी, जब ज्ञान की आंधी आई तो वो टटियां क्या हो गई, उड़ गई। माया रहे न बांधी, वो माया रूपी रस्सी से बांधी गई थी। अब माया रूपी रस्सी से वो बांधी नहीं जा रही थी, बल्कि वो जो भ्रम की टटियां थी, पर्दे थे, वो दूर जाकर क्या हो गए, उड़ गए। दुचदे की दो धूनी गिरा, जिस तरह छप्पर को छाने के क्या धूनी, धूनी माने होता है स्तंभ, छप्पर को छाने के लिए दो स्तंभ की जरूरत होती है। इसको इस बात से समझ लीजिए कि सपोज दैट ये छप्पर है आपका, तो इसको स्तंभ, दो स्तंभों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्तंभ। आया बच्चों समझ में? तो ये जो दो होते हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों, स्तंभ। ठीक है, तो दो चीते का मतलब होता है मोह और आसक्ति, जो क्या थी, धूनी थी, स्तंभ थे, वो क्या हो गए, गिर गए। मोह बटीला फूटा, और मोह का की जो बल्ली थी, बल्ली इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बल्ली। मोह रूपी जो बल्ली थी वो क्या हो गई, टूट गई। जब ज्ञान की आंधी आई, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो आसपास जो बांस की खपच्चियों की टटियां लगी थी वो उड़ गई और मोह रूपी रस्सी से जो बांधी गई थी वो बंद नहीं रही थी। द्विचदे की दो धूनी ज्ञान, मोह और आसक्ति की दो जो स्तंभ थे वो क्या हो गए, गिर गए, और जो मोह रूपी बल्ली थी वो क्या हो गई, टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा माने होता है तृष्णा, लालच, लालच रूपी जो छप्पर था, लालच रूपी जो छप्पर था वो क्या हो गया, घर के ऊपर गिर गया, कूदी का भांटा हुआ। और उस घर के अंदर जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन रखा था, उस घर के अंदर जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन रखा था वो क्या हो गया, टूट गया या फूट गया। जोग जुगत कर संतों बानी, इसके बाद जब ज्ञान की आंधी आई और शरीर या सांसारिक मोह माया रूपी जो झोपड़ा था वो ढह गया, तो संतों ने, जोग का मतलब होता है योग और जुगत माने युग, योग और युक्तियों से पुनः उस शरीर रूपी जो झोपड़ा था उसको बांधा। निर्जय चुने न पाना, अब उस शरीर रूपी झोपड़े पर मोह माया किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कूड़ कपट काया का निक्सा, निक्सा माने निकल गया, शरीर के अंदर जो लोभ,
संतो, गुरु के ज्ञान रूपी क्या आया? आंधी आई। भ्रम की टाटे सवेरे, शरीर रूपी जो झोपड़ा था उसके आसपास जो क्या लगी थी? भ्रम की टटियां लगी थी, पर्दे लगे थे, वो सब क्या हो गए? उड़ गए। माया रही न बांधे, माया रूपी रस्सी से वो फिर बांधे नहीं जा सके। दुचिते की दो धून गिरा, इस शरीर में मोह और आसक्ति रूपी जो स्तंभ थे वो क्या हो गए? गिर गए। मोह वटीला टूटा और मोह रूपी जो बल्ली थी वो आधी आने पर टूट गई। तृष्णा छानी परिघर ऊपर, तृष्णा लालच रूपी जो छप्पर छाया हुआ था शरीर रूपी झोपड़े में, वो क्या हो गया? घर के ऊपर टूटकर गिर गया। और उसके गिरने पर कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो दुर्बुद्धि रूपी अंदर क्या रखा था? बर्तन रखा था, वो फूट गया। जुग जुगत कर संतों दास कहते हैं कि संतों ने योग की युक्तियों से पुनः उस शरीर रूपी झोपड़े को सुव्यवस्थित किया, बांधा। निर्जय जुए न मान, अब उसमें सांसारिक मोह माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कूड़ कपट काया का निक्सा, काया मतलब शरीर, ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने पर जो शरीर रूपी झोपड़ा था उसके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष लालच रूपी कूड़ा भरा हुआ था वो निकल गया। हर की गति जब जानी, जब शरीर रूपी या जीवात्मा ने परमात्मा की स्थिति को या परमात्मा की गति को जब जाना, आंधी पीछे जो जल उठा, आंधी के चले जाने पर जो प्रेम रूपी जल बरसा, प्रेम हरि जन घिना, तो हर के अर्थात ईश्वर के जो भक्त थे उस प्रेम रूपी जल से भीग गए या सराबोर हो गए। कहीं कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर, उदित भयातम छीना, उदित होने पर जो अज्ञानता रूपी, तम माने होता है अंधकार, जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, छीना माने छीन हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। बच्चों, ये जो पद संख्या पदावली के अंतर्गत पद संख्या 2 की व्याख्या मैंने पढ़ाई, इसमें भी बच्चों आप भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं? सदुपयोगी भाषा। रस जो है यहाँ पर केवल कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। कौन सा रस होगा? शांत रस। संयोग श्रृंगार रस नहीं होगा। छंद क्या है बच्चों? देय पद है। अलंकार वही है, रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति कौन सी है? और बच्चों जहाँ पर शांत रस होता है वहाँ गुण होता है प्रसाद। तो यहाँ पर गुण कौन सा है? प्रसाद। बच्चों, द्वितीय पद की व्याख्या भी आपको क्या हो गई होगी? समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। Welcome student, welcome to a new session of a class 11 and the subject is biology, and in this subject we will discuss here the first chapter living world. सबसे पहले हम आपको लिविंग वर्ड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है बायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाएगी कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो प्लस दूसरा जो है वो लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगस टर्म अगर कहीं भी लगा है तो उसका मतलब होगा, लोगस टर्म जो कहीं भी लगा है तो उसका मतलब होगा स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी की ये जो ब्रांच है ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला जूलॉजी, जूलॉजी एंड सेकंड इज बोटैनिकल।
of zoology, the meaning of zoo, the word zoology having is made up of two words. First is zoo and second one is logos. So the meaning of zoo is, zoo का अर्थ होता है जंतु, zoo का अर्थ क्या होता है जंतु, लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी के अंतर्गत आता है और वनस्पतियों का अध्ययन करना बॉटनी के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजी की दो ब्रांचें होती हैं, पहली जूलॉजी होती है, दूसरी बॉटनी होती है। जूलॉजी जो है, जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की ये दो ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स। लिविंग ऑर्गेन्स की जीवित जंतुओं का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट भी जीवित होते हैं और एनिमल्स भी जीवित होते हैं। तो दोनों जो है अलग अलग कैटेगरी में इनका अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ अर्थात जीवन का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवन क्या होता है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या होता है। देखिए किसी भी चीज को हम जीवित जब ही कह सकते हैं जब उसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर इसके अंदर एक लिविंग लिक्विड भरा रहता है। इस लिविंग लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या है? एक तरीके का लिविंग सब्सटेंस। ये क्या है? एक तरीके का लिविंग सब्सटेंस है। जिस सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा उसको हम लिविंग सेल कहेंगे और जिसके अंदर नहीं पाया जाता ये बता दो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते। तो लाइफ क्या होती है? लाइफ वह होती है जिसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस भरा होता है, किसी भी ऐसी वस्तु के अंदर, किसी भी ऐसी चीज के अंदर जिसमें लिविंग पदार्थ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो जीवित है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स की, यानी कि जो जीवित जंतु होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बात की जाएगी। जो जीवित जंतु होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और एक एक विशेषताओं को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहली, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ हिंदी में इसको हम वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ क्या है? मान लीजिए कहने का मतलब है जो भी लिविंग वस्तु है वो ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने का मतलब क्या है? अगर एक मल्टी सेलुलर कोशिका है या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर जंतु है, बहुकोशिकीय जंतु है अगर, तो वो बहुकोशिकीय जंतु वृद्धि कैसे करता है? वो अपनी कोशिकाओं की क्या करता है? अपने कोशिकाओं की नंबर को इंक्रीज करता है और नंबर को इंक्रीज करके वो क्या करता है? ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। यूनिसेलुलर कोशिकाएं क्या करती हैं? ये भी रिप्रोडक्शन करके अर्थात जनन करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हैं। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी ये बताते हैं आपको कि ग्रोथ क्या है। देखिए किसी भी वस्तु के अंदर अगर उसके ड्राई वेट में इंक्रीज कर रहा है, उसका ड्राई वेट इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी ग्रोथ हो रही है, और अगर उसका ड्राई वेट इंक्रीज नहीं कर रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लिविंग ऑर्गेन्स में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेन्स में क्या होता है? पर्टिकुलर उसका वेट इंक्रीज करता रहता है, उसी को हम कहते हैं कि ये वृद्धि कर रहा है, यानी कि वेट इंक्रीज करना ही वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि वृद्धि जो होती है क्या लिविंग ऑर्गेन्स में ही होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में वृद्धि नहीं होती? नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में भी वृद्धि होती है, लेकिन देखिए क्या अंतर होता है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताऊंगा आपको कि नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में कैसे ग्रोथ होती है। इसके लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं। एक कांच का ग्लास ले लीजिए, उस कांच के ग्लास में आप पानी भर दीजिए और उसमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा 3 से 4 घंटे बाद वो लकड़ी का जो टुकड़ा होगा उसका जो है वेट इंक्रीज कर गया होगा। तो वेट इंक्रीज कर गया होगा तो इसका मतलब उसने ग्रोथ की, उसने वेट को गेन किया। तो मतलब जो है इसका मतलब फिर वो क्या हुआ? वो तो उसमें लिविंग कैरेक्टर है, या तो फिर हम उसको लिविंग कैसे कहेंगे और नॉन लिविंग कैसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर
सबसे पहले बात ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ग्रोथ का मतलब होता है वेट में इंक्रीज होना, और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनमें भी वेट में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है, जो वेट इंक्रीज करता है, वो इंटरनल होता है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनका जो वेट इंक्रीज करता है वो एक्सटर्नल होता है। कहने का मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा था, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जब पानी की बूंदें आकर के जमा हो गई और ये जो एड्जॉर्प्शन हो गया, और एड्जॉर्प्शन होने की वजह से ये पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई इसकी सरफेस के ऊपर, इसीलिए इसका क्या मास इंक्रीज कर गया, तो हम कहेंगे कि ये ग्रोथ हो गई। बट ये ग्रोथ देखिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट नहीं होती, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, अब ये पानी के जो लकड़ी का टुकड़ा हमने ग्लास में डाला था, ये फूल करके कैसा हो गया, बड़ा हो गया, इसके वेट में भी इंक्रीज हो गई, उसके शेप और साइज में भी इंक्रीमेंट हो गई। लेकिन अगर हम इसको फिर दोबारा से वापस पानी से बाहर निकाल करके रख दें तो ये वापस अपना वही शेप और वही वेट गेन कर लेगा जो इसका ऑलरेडी था। तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट अ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। ये कैसी है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में ये होता है कि जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है, और वो ग्रोथ जो है परमानेंट रहती है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, परमानेंट नहीं होती। लकड़ी का टुकड़ा वापस उसी पोजीशन पे आ गया और उसी वेट पे आ गया जैसा कि ये पहले था। तो इससे हम ये कहेंगे कि नॉन लिविंग में वेट तो इंक्रीज होता है लेकिन वो परमानेंट नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, उसके मास में इंक्रीमेंट होता है, और उसके मास में जो इंक्रीमेंट होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है लेकिन वो परमानेंट ग्रोथ नहीं होती। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। दूसरी बात है रिप्रोडक्शन की। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसलिए हम ग्रोथ को ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ, मतलब ये एक विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहलाई जा सकती, एक विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहलाई जा सकती कि लिविंग बींग्स में ग्रोथ होती, क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स में भी ग्रोथ हो रही है, जो भी हो रही है भले वो टेम्परेरी के लिए हो रही है, लेकिन इसको हम इसीलिए ग्रोथ को हम जो है एक विशिष्ट लक्षण, एक जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नहीं कह सकते। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जीवन चक्र में अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को उत्पन्न करता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ये जो है बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूस करके क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ भी हो रहा है, एक तरीके से ग्रोथ भी है। ये एक सेल थी, एक सेल से इतनी सारी सेल्स बन गई, तो ये ग्रोथ भी हो गई सेल, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी क्या है, इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हम ये दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो नॉन लिविंग मतलब जो है नॉन लिविंग मतलब ये जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है इसमें ग्रोथ भी होती है और ग्रोथ में रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन में ग्रोथ होता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के अल्टरनेट होती रहती हैं। तो हम इसमें एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर देखिए एक सिंगल सेल थी, डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बना ली, तो हम उसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम उसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, अपने सेल के नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं। इनकी बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो डिवाइड होकर नई कोशिका बनाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, लिविंग बींग्स की, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो अपनी जनरेशन बनाते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो ये तो हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन। तीसरी है मेटाबॉलिज्म, उपापचय हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो एक जीवित कोशिका के अंदर होती है। तो मेटाबॉलिज्म वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पर्टिकुलर उन्हीं चीज़, मेटाबॉलिज्म उसी चीज़ में होगी जो लिविंग होगा। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक और सबसे पक्की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है कि उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी सेल के अंदर होती है, क्योंकि
कोई सेल अपने आप को जीवित रखने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू आती है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना और एना मीन्स होता है फॉर्मेशन होना। तो ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। इट मीन्स दैट कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इसको मिलाकर के हम क्या पढ़ेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, और इस क्रिया के अंतर्गत क्या बोलते हैं? कोशिका को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये याद रखिए, ये प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिम्स की। अब बात करते हैं चौथी कैरेक्टरिस्टिक की, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं चेतना। ये जीवित जंतुओं की ये भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम चेतना बोलते हैं, और ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिम्स में पाई जाए, क्योंकि इसमें होता क्या है? कोई भी लिविंग सेल जो होती है वो अपने बाहरी एटमॉस्फेयर से हमेशा रिएक्शन करती है, अर्थात कहने का मतलब स्टिमुलेट होती है। अगर वातावरण जो है, जो बाहरी वातावरण हमको स्टिमुलेशन देता है, उसके प्रति हम क्या करते हैं? उसके प्रति हम क्रिया करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चेतना। और चेतना की जो पावर होती है किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिम्स में ही होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स में ये पावर नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी लिविंग सेल होगी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होगी? स्टिमुलेट होगी, प्रेरित होगी, और जब वो प्रेरित होगी तो कोई ना कोई रिएक्शन करेगी। उसी रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास चेतना है, इसलिए वो रिएक्शन कर रही है। अगर वो रिएक्शन नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो चेतना नहीं। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उनको क्या, उसमें क्या होती है? उसमें चेतना पाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं। मान लीजिए अगर कोई मनुष्य जो है वो कॉमा की अवस्था में आ गया, तो ना तो वो हिल डुल सकता है, बस केवल रेस्पिरेशन कर सकता है। बाहर से उसको हम एनर्जी देने के लिए इंग्रेडिएंट्स वगैरह देते रहते हैं, उसको जीवित रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो कॉमा की अवस्था में आ गया, तो कॉमा में आया हुआ कोई भी मनुष्य या कोई भी जंतु जो है, क्या वो लिविंग कहलाता है? वो लिविंग नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा इस बात को कि जो कॉमा में आया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है, वो रिएक्शन नहीं कर सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इसलिए हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। वो डेड ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वो डेड ही बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लिविंग बीइंग्स की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। दिस इज ऑल ओवर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।